अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हर्मस की सेकंड लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुआ है। एक लेक्चर सीरीज ऑलरेडी वी हैव डन एंड दिस इज द सेकंड वन। हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि ज्यादातर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की, एक जो फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग सब डिग्री पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स है, लेकिन हमारी कुछ जगह पे ऐसे हमको फील होता है 5 साल 8 साल यानी कि मुकम्मल 8 साल पढ़ने के बावजूद भी हमारी नजरिया या हमारी कंसेप्ट क्यों क्लियर नहीं हुआ, और वो कंसेप्ट को हम कैसे एक चंद वक्फे में 3-4 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उसको कैसे क्लियर करेंगे। ये हम सबके एक क्यूरियोसिटी रहेंगे इसके जानने के लिए। यही क्यूरियोसिटी, ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप लोग इस लेक्चर सीरीज के साथ जुड़ने के बाद में। तो इसमें क्या है कि हम लोग इस सिस्टम को थोड़ा दुनिया के सामने हम लोग क्या पेश किया जाएंगे उसको एक नमूना या एक मेथड आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब यूनानी सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले सीखे कि मंतिक और फलसफा। तो फलसफा की अहमियत हमने जाना होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम उसका तशरीह करेंगे फलसफा का, यानी कि जिसको हम हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते या उसको हम समझो फिलोसफी या फलसफा कहते। जब से इंसान दुनिया में वजूद में आया, इंसान के साथ एक हमेशा एक सवाल ये रहा है कि एक क्वेश्चन यानी कि एक सवाल ये रहा कि हम कहाँ से आए, हम किस चीज से बनी हुई, दुनिया में क्या क्या चेंजेस और उसके पीछे क्या है। जब इंसान पहले दुनिया में आए तो उनकी प्रॉब्लम क्या था? उनकी प्रॉब्लम खाना पीना, उनकी जो एक्सिस्टेंसी सवाल थे। जब वो एक्सिस्टेंस की सवाल खत्म होने के अंदर ये सोचने लगा कि हम कहाँ से आए, हमारी वजूद क्या है, दुनिया में तब्दीलियां क्यों होती, यानी चेंजेस क्यों होते, दुनिया में तब्दीलियां आने की वजह क्या। वहीं से एक्चुअली फिलॉसफी की शुरुआत हुई। फिलॉसफी, द वर्ड फिलॉसफी हम जानते हैं उसकी लफ्जी मायना फिलोसॉफी, 2 वर्ड से बनी हुई। फिलो मतलब नॉलेज एंड सोफी मतलब लव। जो नॉलेज को चाहता है, जो नॉलेज को लव करता है, उनको फिलोसोफर कहते हैं। अब फिलोसफी से पहले कुछ था क्या, यानी कि फिलोसफी के जरिए हमारी मालूमात को मालूम करने की कोशिश की, हमारी वजूद को, हमारी एक्सिस्टेंस के बारे में दुनिया सवाल पूछने लगी, तो फिलोसोफर ने उसकी जवाब देने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये होता है कि फिलोसफी से पहले इसका कोई जवाब दिए थे कि फिलोसफी वजूद में आने से पहले इस कष्ट का, इस क्यूरियोसिटी का आंसर किसी ने दिए थे? यस। फिलोसफी से पहले जो आदमी की या पब्लिक की जो क्वेरीज थे, पब्लिक की जो क्वेरीज, उसके बारे में एक सोच शुरू हो गया। वो सोच ये था कि मिथ, यानी कि हम लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत एंशिएंट है ग्रीक माइथोलॉजी। उसमें क्या करते हैं कि दुनिया की जो नेचुरल चेंजेस, जो दुनिया में होने वाली जो चेंजेस है, उस चेंजेस के पीछे भी एक ऑर्डर है, यानी कि एक चेंज के पीछे भी एक ऑर्डर है और एक डिसऑर्डर के पीछे भी एक ऑर्डर है। तो उस दौर में पब्लिक को मुतमईन करने के लिए ग्रीक मैथोलॉजी में, बहुत सारे मैथोलॉजी में, बहुत सारे कहानी की शक्ल में दुनिया में वाकई होने वाले बहुत सारे वाकयात को, जो बारिश हो, मौसम हो, चांद सितारे, सूरज की हरकत हो, ऐसे एक काव्यात्मक एक 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 गजल के अंदाज में, एक शायर के अंदाज में दुनिया के सामने उनको पेश किया गया था। तो पब्लिक उस मैथोलॉजी के ऊपर भरोसा करता था, उसके जरिए दुनिया कैसे चल रहा है उसकी हर चीज को समझने की कोशिश। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक नहीं रुकी। बाद में क्या हुआ, पब्लिक उससे मुतमईन नहीं हुआ, पब्लिक को थोड़ा रैशनल हो गया, पब्लिक थोड़ा मोर इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ द पब्लिक बिकम मोर रैशनल हो गई, उनको रैशनल रीजन चाहिए उसके पीछे। तो वो रीजन को मैथोलॉजी उसकी जवाब नहीं दे पाए। तब फिलोसफी की वजूद आया दुनिया में।
और उस फिलॉसफी के वजूद के पीछे भी ये था कि रैशनली दुनिया को सामने एक आंसर दिया जाए कि दुनिया कैसे चल रहा है, दुनिया में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, व्हाई द चेंजेस हैपनिंग, इज देयर एनी सिस्टम, इज देयर एनी पावर, इज देयर एनी एनर्जी। इस लिहाज से पुरानी जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने ये कोशिश किया है कि दुनिया की चेंजेस के पीछे एक कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई ताकत है। तो उसके जरिए जैसे प्री सोक्रेटिक एज में जैसे तालिस है, एनेक्सेमिस है, एनेक्सेमेंडर है, इन लोगों ने कुछ लोग पानी की नजरिया दिया, कुछ लोग हवा का नजरिया दिया, कुछ लोग आग का नजरिया दिया। ये एक कॉमन फैक्टर है जिनसे पूरी दुनिया में चेंजेस आता है। लेकिन बाद में एक यूनानी जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जो ग्रीक फिलोसोफर्स, उन उन लोगों ने एक बेहतरीन एक कंसेप्ट दुनिया के सामने पेश किया। वो दुनिया की तमाम चेंजेस के पीछे एक कॉमन फैक्टर काम करता है, उसको उन लोगों ने कैफियत या वाइब्रेशन या एनर्जी का नाम दिया गया। उसको दुनिया की हर चीज से उन लोग को एट्रीब्यूट करने की कोशिश की। यही से एक साइंस शुरू हुआ। पहले माइथोलॉजी था, उस माइथोलॉजी से फिलोसफी ओरिजिनेट हुआ, उस फिलोसफी से फिर साइंस ओरिजिनेट हुआ, फिर साइंस उसी से ओरिजिनेट हुआ। जो हम आजकल जो रैशनली और इंटेलेक्चुअली उसको जो नापता है उस साइंस को, बेसिकली दिस ऑल साइंस, आज जो दुनिया में जो भी साइंस है, दिस ऑल साइंस इज फिलोसफी की देन है। तो इस फिलोसफी को समझने की सबसे बेहतरीन एक कंसेप्ट है यूनानी कंसेप्ट। अगर आप यूनानी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से, नॉट लाइक कैफियत के जरिए अगर इस सिस्टम को समझे, तो दुनिया की हर चीज में तब्दीलियां, वेदर इट इज ऑर्डर और वेदर इट इज डिसऑर्डर, हर चीज को आपको सीखने समझने के आसान रहेंगे। ये था यूनानी की फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो सूफियों की सूफी थे इब्न अरबी, वलियों का वली और सूफियों का सूफी, जिसको अरबी इब्न अरबी मानते, एक माहिर तिब्बी थे। वो दुनिया की तमाम चीज को, दुनिया की तमाम चीज के बारे में कहते थे, और उनसे पूछा कि आप इतने परफेक्टली हर चीज के बारे में कैसे कहते हैं। तो उनने बताया कि मैंने दुनिया की हर चीज को कैटेगराइज किया गया, उसको क्लासिफाई किया विथ ए पर्टिकुलर मायना। जैसे आपकी टेबल के ऊपर बहुत सारे चीज ऐसे बिखरा हुआ है, तो हम आपसे पूछे कि टेबल में क्या क्या चीज रहे, कि आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आप टेबल को 4 कॉर्नर में कन्वर्ट करो और 4 कॉर्नर को आप अलग अलग चीज को रखिए, यानी एक जो कॉर्नर पे आप पानी जैसे लिक्विड चीज को रखिए, एक कॉर्नर पे आप सॉफ्ट एंड सॉलिड चीज को रखिए, एक जगह पे मेटल जैसे चीज को रखिए, एक जगह पे कुछ और सॉफ्ट चीज को रखिए। अगर आपसे हमने पूछे कि आपने मोबाइल कहाँ रखे, तो आप इजीली बता सकते हैं मोबाइल फलाने कॉर्नर पे रखा है, क्योंकि वो मेटल में रखा है। या आपकी पेन हो, आपकी कोई ऐसी मेटल की चीज हो, वो आप कहाँ रखे आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं। या आपसे मैंने पूछे कि पेपर कहाँ रखे, तो आप बोलेंगे पेपर नॉर्थ साइड में। आपसे मैंने पूछा मेरा पानी का बॉटल कहाँ रखे, तो मैं बोलेंगे इसको मैंने साउथ साइड में रखी। तो सामने वाले सोचेंगे आप इतनी परफेक्टली हर चीज के बारे में कैसे बता रहे, इतनी बड़ी याददाश्त है कि आपके, ये याददाश्त नहीं है, हमने उसको सिस्टमैटिकली उसको क्लासिफाई करके रखी, ताकि मैं उसकी पोजीशन जाने और उस पोजीशन के चीज को, उसको मैं उस अंदाज से मैं आपको बता सकता। आप नींद से भी मुझे उठा के पूछेंगे फलाने चीज फला रखे, तो आपको बता सकते हैं। अगर इसके ऑपोजिट, अगर हर चीज को आप रैंडमली स्कैटर्ड करके, इफ यू पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल, सो यू कैन प्रेडिक्ट एंड यू कैन से वेयर इट इज एग्जैक्टली, आप बता नहीं सकते एग्जैक्टली कहाँ रखी। तो दिस इज द फिलोसफी एंड दिस इज द साइंस। एक्चुअली यूनानी हमको सिखाता है कि दुनिया के हर चीज को वाइब्रेशन के जरिए, कैफियत के जरिए कैसे क्लासिफाई करें। एक अरब में एक कहावत है, इफ यू वॉन्ट गेन नॉलेज बाय ड्रिंकिंग इंक। हम लोग नॉलेज को पीने से, पढ़ने से नॉलेज नहीं मिलता है। हमारे हिंदुस्तान में आजकल इतने यूनानी की इदारे, इतनी इंस्टीट्यूट है, कुछ लोग उसूल तिब से लेकर अलकानून तक बाय हार्ट है, लेकिन उसको समझ के उसको कैटेगराइज नहीं किया। सिर्फ पीने से उसको फायदा नहीं होता, उसको समझने से उसको फायदा मिलता है। इस चीज को हम ये कोशिश करेंगे कि यूनानी इसको कैसे सिखाता है। तो यूनानी एक्चुअली हमारी जो नॉलेज, हमारी जो पोजीशन, हमारी जो थॉट है, ये सब थॉट प्रोसेस से शुरू होते। यूनानी कभी भी
एक लेबोरेटरी से या कोई ऐसी जगह से ओरिजिनेट हुआ यूनानी, एंड जितने भी देगर फिलोसफी, इवन फिजिक्स भी, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, बोर्स हो, श्रोडिंगर हो, ये लोग ने कभी भी लेबोरेटरी में जाके बैठ के कोई रिसर्च नहीं किया. दे डन देयर रिसर्च ऑल फ्रॉम देयर थॉट एक्सपेरिमेंट. उनकी दिमाग से उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया. उसी से दुनिया की जितने भी साइंस है, जितने भी हम क्वांटम साइंस की बात करते हैं, सब एटॉमिक लेवल की बातें करते, सब चीज थॉट एक्सपेरिमेंट से वजूद में है, दिमाग से वजूद में है. तो यूनानी को हमको अगर रीगेन करना है इसकी पोजीशन, वापस हमको हमारी फिलॉसफी, हमारी जो फलसफा, व्हाट दे वांटेड टू से, क्या उन कहना चाह रहा था, उनके पीछे क्या मफहूम था, वो वापस हमको एक रीशफल करके वापस उसको रीडिफाइन करना या उसको रीएनालाइसिस करना जरूरी है, ताकि हम सिर्फ हमारी सिस्टम को प्रीचिंग यानी कि भाषण में महदूद न रहे और इस सिस्टम को प्रैक्टिस की हद तक लेके आए, ताकि दुनिया के सामने इस सिस्टम की ये जो खूबसूरती और इस सिस्टम की जो फायदा है वो आवाम तक पहुंचे. उसमें अव्वल नंबर में हम जैसे जो हम लोग जो अपने आप को हम लोग डॉक्टर मानते, अपने आप को पीजी यूजी या स्पेशलिस्ट मानते, यहाँ तक कि आजकल पीएचडी भी निकला है. तो हमको हमारे ये जो यूनानी को रीगेन करने के लिए, पोजीशन रीगेन करने के लिए सबसे अदना सा बेसिक कंसेप्ट क्या मालूम? वी हैव टू लर्न आवर लैंग्वेज. दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, इतनी लैंग्वेज हो गया, दुनिया में सबसे ज्यादा इश्यूज लिंग्विस्टिक इश्यूज है. लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा इश्यूज हो गए. एक लैंग्वेज होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, जैसे कि प्यार मोहब्बत की लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज है, वो एक कॉमन लैंग्वेज, सबके एक लैंग्वेज है वो. वैसे एक लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज, एक कैफियत की लैंग्वेज, वाइब्रेशनल लैंग्वेज. आज आप देखते होंगे दुनिया की जितने भी आज अच्छे चीज के अंदर जो तब्दीली आ रहे, ऑन सडन जो तब्दीलियां दुनिया में आ रहे, सब तब्दीली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशनल कैफियत की तब्दीली की वजह से दुनिया के सामने आया. वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू किया जब हम कंप्यूटर, नया नया कंप्यूटर दुनिया में वजूद में आया था. कंप्यूटर, हम लोग कितने खुश हो गए, कंप्यूटर कितना काम करते, कितना फास्ट काम करते. जो इंसान की दिमाग काम नहीं करते वो कंप्यूटर काम कर रहे. कभी ये सोच के देखे कंप्यूटर के पीछे क्या कहानी है, कंप्यूटर के पीछे क्या साइंस है, अनइमेजिनेबल, जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते. वैसे ऐसी काम आज कंप्यूटर करके हमको दे रहे. उसके पीछे क्या, उसके पीछे भी कैफियत है. वो कौन सी कैफियत है? एक अदना सा छोटा सा एक क्वालिटेटिव कैफियत है. व्हाट इज दैट क्वालिटेटिव कैफियत? बाइनरी कैफियत, 0 and 1, ऑन एंड ऑफ. एक छोटा सा माइक्रोचिप है, 0 1 1 0 0 1 1 0. इस बेस के आधार पर आप सोच के देखो दुनिया में कितनी कंप्यूटर काम करते, कंप्यूटर कितना काम करते. ये छोड़ो, अभी आने वाले जो कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर, उसकी कैपेसिटी आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे. पूरी दुनिया की कंप्यूटर एक काम करेंगे, एक क्वांटम कंप्यूटर, इतना फास्ट है वो. उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कैफियत यानी कि वाइब्रेशन, एनर्जी. अभी ऑलरेडी उसकी ट्रायल हो चुकी है, इस ऑलरेडी काम हो चुकी है उसके पीछे. हमको हमारी सिस्टम को आज के दौर के सिस्टम के जैसे सब एटॉमिक लेवल, मोर एडवांस साइंस के नाम से अगर जानने के लिए या दुनिया के सामने पेश करने के लिए सिर्फ एक काम करो, हमारी फिलॉसफी को हमारे फिलॉसफी से सीखने की कोशिश करो, हमारी साइंस को हमारी साइंस के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो. ये मत कोशिश करो हमारे साइंस को दूसरे को कपड़ा पहनाने की कोशिश मत. उनके कपड़ा उनका कपड़ा है, उनको काट पीट के वो पहनने की कोशिश मत करो, उनकी सूट बूट पहनने की कोशिश मत करो. हमारी जो कपड़ा था दैट इज मोर एक्यूरेट, मोर मैलेबल, मोर अडेप्टिव, और उसमें कोई बायास नहीं, अनकरप्टेड है वो, वेरी सिंपल है वो. उसमें करप्शन नहीं हो सकते, उसमें माल प्रैक्टिस नहीं हो सकते, इसमें एरर नहीं हो सकते. ऐसे एक कपड़ा है, ऐसी एक लैंग्वेज है यूनानी की लैंग्वेज, वो सीखने की कोशिश करो. वो लैंग्वेज हम अरमस इस लेक्चर सीरीज के जरिए आप लोग को सिखाएंगे. व्हाट इज दैट लैंग्वेज, व्हाट इज दैट कॉमन लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज यू कैन यूज इन एवरी वर्ड. सो ये जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ सफरिंग, यानी कि तिप के बात करेंगे तो मरीज का जो सफरिंग है, मरीज का जो फीलिंग्स है, वो इन टर्म्स ऑफ कैफियत सीखेंगे, नॉट बाय फिगर्स एंड टर्मिनोलॉजीज.
कभी भी पेशेंट आके पूछते हैं डॉक्टर साहब यूनानी में डायबिटिक का कोई इलाज है क्या, तो मैं जवाब देता नहीं, डायबिटिक इज अ टर्म, इज अ वर्ड, इट इज नॉट द सफरिंग, इट इज नॉट द कैफियत, इट इज नॉट द फीलिंग। अगर आपको डायबिटिक है तो यू से व्हाट इज योर इश्यूज, मुझे थकान हो रहा है, मुझे पेशाब बढ़ रहा है, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है, दिस आर द कैफियत, दिस आर द लैंग्वेज, दिस आर द कॉमन लैंग्वेज। आजकल मरीज भी कॉमन लैंग्वेज नहीं यूज करते, मरीज ऑल्सो यूजिंग टर्मिनोलॉजी, मरीज ऑल्सो यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स, मेडिकल टेक्निकल वर्ड्स, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए वो क्या करते कि वो हर जगह पे ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते। उससे क्या हुआ, हम भी भटक गया, हम भी मिसलीड हो गया। डॉक्टर साहब का यूरिक एसिड के लिए दवा है क्या, थायराइड के लिए दवा है क्या, यू आस्क द पेशेंट व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर सफरिंग, since how long you are suffering, we have all sort of treatment and management method through our systems, why you are suffering, because you just wanted to get into that language। दूसरी भाषा में ये कह सकते treat the patient not the lab reports। बहुत बड़ी चीज है, आपको ऐसा लगेंगे कि कौन सी बात कर रहे हैं, ट्रीट द पेशेंट नॉट द लैब रिपोर्ट। सपोज आपके पास लैब रिपोर्ट नहीं, आपके पास मरीज का कोई रिपोर्ट नहीं, अगर आप एक जंगल में, आप एक रेगिस्तान में, एक मरीज आया या बहुत सारे मरीज आए, आपके पास दवा भी है, इल्म भी है, अकल भी है, फलसफा भी है, मंदिक भी है, तो क्या इलाज करेंगे, पेशेंट को सुनेंगे, पेशेंट की तकलीफ सुनेंगे, पेशेंट को देखेंगे, गौर फिक्र करेंगे। अब न पेशेंट का सुनता है, ना पेशेंट का गौर फिक्र करता है, ना डायरेक्ट फाइल के ऊपर तुम्हारी नजर जाते, और फाइल पलटते पलटते दवा लिखते जाते, तुम हर फाइल के लिए हर दवा लिखता है। ये हम भी फॉलो करने लगे, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को साइंटिफिक, अपने आप को दुनिया के सामने डॉक्टर साबित करने के लिए हमने ये अडॉप्ट किया। ये कपड़ा पहने, इसकी टैक्स अभी हम भर रहे, ये भुगत रहे हम अभी बहुत भयानक तरीके से। सो डोंट ट्रीट द पेशेंट्स रिपोर्ट, ट्रीट द पेशेंट, ट्रीट द सफरिंग। इसके लिए हमको चाहिए, हमको जितने भी हम रिपोर्ट देखेंगे उतना हम पेशेंट से दूर चले जाएंगे। आई मीन यू विल बी सो अवे फ्रॉम द बेस, यानी ट्रूथ। जितना आप रूट से, ट्रूथ से दूर चले जाएंगे शाखों में, आप फंडामेंटल से, बेस से, हकीकत से उतनी दूर चले जाएंगे। एक दरख्त की जितनी भी शाखा रहेंगी उतना आप शाखे के ऊपर जाएंगे, उतना आप रूट से बाहर चले जाएंगे। रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द रूट। हम लोग रूट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप कोशिश नहीं कर रहे, अपने आप हो गए हम लोग। तो स्टे अलोंग विद द रूट, या रूट के साथ बने रहिए ताकि हमारी कंफ्यूजन दूर ना हो जाए, या आपके हमारे प्रॉब्लम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जितने भी हम लोग जो ब्रांचेस स्टार्ट हुआ दुनिया में, अब उठा के देखो दुनिया की जितने भी शाखे बशाखे, हर सिस्टम को शाखे, हर हमारे डिजीज की, ऑर्गन की मल्टीप्लाई करते करते हाइपर सुपर स्पेशलिटी के तरफ जाने के लिए अलग अलग क्लासिफाई करते जा रहे। किडनी को नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी से लेके अभी आगे 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 जा रहे, वो मल्टीपल मतलब फ्रैक्शन करते जा रहे, उतना फ्रैक्शन के हिसाब से उतना। तो यहाँ यूनानी की फलसफा और वापस हमको जरूरत पड़ रही कि कुल व जुजू का एक फलसफा हमको सिखाया गया। यूनानी हमेशा से कोशिश करते जुजू से कुल के तरफ आने के लिए, और कुल से बात करते, यानी कुल से बात करते, कुल से जुजू के तरफ नहीं, जुजू से कुल के तरफ, ताकि उस चेंजेस वेदर इट इज ऑर्डर और डिसऑर्डर, उसके पीछे क्या कॉमन फैक्टर काम कर रहे हैं उसको हम समझे, वो समझने के बाद में उसको हम रेक्टिफाई करें, उसको सोल्यूशन निकालें। और इसके हिसाब से हमने मुझे बताया जी क्लासिफिकेशन जो है, इट्स गॉन क्लासिफिकेशन बेसिकली यूनानी वेरी इजीली किया। जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़े, वो क्लासिफिकेशन ऐसा था कि जिसके अंदर जैसे हम मॉडर्न मेडिसिन में पढ़ते बुखार का अकसाम, कभी भी हम कोई डिजीज के बारे में पढ़ते तो हम लोग का एक मेथड क्या है, डेफिनेशन, कोई भी चीज का डेफिनेशन, देन उसके असबाब, देन उसके अकसाम। हमारे सिस्टम में, यूनानी सिस्टम में, एक जो क्लासिफाई करने की तरीका हमने जो अडॉप्ट किया, वो ऐसा नहीं कि हर जगह पे अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया, हर चीज को एक फ्रेमवर्क में रखने की कोशिश की। एक फ्रेमवर्क में रखने की कोशिश मतलब ऐसा नहीं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग फ्रेमवर्क नहीं बनाए, हर चीज को हमारी जो बेसिक फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूनानी की, जो जिसको हम
अनासिर कहते हैं, यानी कि अनासिर अरबा, 4 अनासिर, जो यूनानी ग्रीक फिलोसोफर ने जो फंडामेंटल हमको दिए थे, वो फंडामेंटल में रखने की कोशिश किया, वो फंडामेंटल में रखने की कोशिश की हमने। वो बुखार की अकसाम हो, दर्द की अकसाम हो, दुनिया की अकसाम हो, हर चीज को हमने उस 4 फंडामेंटल में फिट किया, ताकि कंफ्यूज ना हो, ताकि तुम बेस से बाहर न जाए, बेस से बाहर न जाए। तो उस लिहाज से हमने यूनानी के जरिए दुनिया को हाउ वी क्लासिफाइड। नंबर 1, दुनिया की तमाम जो अनासिर है या तमाम एलिमेंट्स, हम जिसको कहते हैं बेसिक एलिमेंट, हमने 4 में तकसीम किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। उसको एलिमेंट कहो, अनासिर कहो, अरकान कहो। इसको केमिस्ट्री के एलिमेंट से कंपेयर मत करो। कुछ लोगों ने कंपेयर करने की कोशिश किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के एलिमेंट नहीं, ये फिजिकल एलिमेंट है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये 4 चीज से दुनिया वजूद में है। वो कुल हो, वो जुजू हो, दोनों में ये 4 चीज का होना जरूरी है। ये 4 चीज से हर चीज दुनिया में वजूद में आते हैं। आप जमीन को उठा के देखो, जमीन एक सॉलिड चीज है, उसके ऊपर पानी है, उसके ऊपर हवा है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी या आग। नीचे जाओ, मट्टी, पानी, हवा और आग, जो वोल्केनोस फट के निकलता है, जिसको लावा कहते हैं। देखो 4 लेयर कैसे दुनिया में 4 अनासिर को रखी। दुनिया की हर चीज को उठा के देखो, हर चीज में 4 के बगैर वो चीज वजूद में नहीं आती। तो इस चीज को हमने अगर फंडामेंटली क्लासिफाई किया, तो माहियत मर्ज, यानी कि माहियत मर्ज और उसूल इलाज जानने के लिए सबसे आसान तरीका है ये कि हम उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करो, ये किस ग्रुप की मर्ज है, इसकी माहियत क्या है, और किस ग्रुप की उसूल लेके मत चलो। अगर सपोज आपको किसी ने पूछा है कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटीज का इलाज करता हूँ, हकीम साहब डायबिटिक का इलाज कर, सिर्फ एक सवाल पूछो हकीम साहब से, हकीम साहब डायबिटिक का माहियत क्या है, तो फट के आप बोलेंगे वो माहियत क्या है, वो मर्ज ज़ियाबती से, वो बांग्रास की वजह से, या इंसुलिन की वजह से। ये हमारी फिलोसफी नहीं, ये हमारी फिलोसफी है वो सेकेंडरी टर्शरी जब स्टेज में आते तो हम बांग्रास की बात करेंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरंस की बातें करेंगे, ग्लूकागॉन की बातें करेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो हमारा वो नहीं। हम बोलेंगे ये मर्ज माहियत जो है ये रुतूबी अमराज है, ये डायबिटिक रुतूबी अमराज है। अगर किसी से पूछा कि हाइपरटेंशन का माहियत क्या है, हाइपरटेंशन का माहियत क्या, कोई बढ़ना है तो सफरा हो सकता है, या कोई टेंशन हो सकता है, या कोई मॉडर्न की नजरिया पेश करेंगे, नहीं नहीं। हाइपरटेंशन का माहियत ये भी रुतूबी है, जो वॉल्यूम बढ़ता है, जो वॉल्यूम जो एग्जर्ट होता है ब्लड वेसल के ऊपर, जो प्रेशर की डेफिनेशन हमने पढ़े, जब प्रेशर एग्जर्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर, जो दीवार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दैट इज व्हाट इज प्रेशर। तो हर जगह पे हमारी कैफियत यानी कि वाइब्रेशन हम नहीं जाने तब तक हम मर्ज की माहियत नहीं समझ सकते, उससे उसूल इलाज भी नहीं समझ सकते। इसीलिए मर्ज की माहियत को फाइंड आउट करना, तो इसीलिए यहां तक कि आप जानते हैं कि जो निकोला टेस्ला, जो टेस्ला का जो गाड़ी निकला आजकल इलेक्ट्रिक कार, किसका था वो? निकोला टेस्ला और साइंटिस्ट था। आजकल हम जो जो जितने भी जो हाईटेक इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि रिमोट कंट्रोलर से लेके जितने भी हम लोग को इंटरनेट फैसिलिटी, ये सब निकोला टेस्ला की देन है। उनका कहना है कि टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, अब कायनात की हकीकत जानना चाह रहे, रहस्य जानना चाह रहे, सो यू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन। दुनिया की हर चीज को तुम कैफियत से जानने की कोशिश करो, ताकि इस दुनिया की तमाम सीक्रेट, दुनिया कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, सबका आपको जवाब मिल जाएंगे। सो हमने क्या कैसे क्लासिफाई किया, क्योंकि हम हर चीज को यहाँ क्लासिफाई करके आप इतने इसमें हम बता नहीं सकते, तो हम लोग क्लासिफाई इसलिए करेंगे कि इसको बेसिकली हम लोग हाउ टू क्लासिफाई इसको क्या करेंगे। तो ये है कि इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन ये करेंगे, एक मुख्तसर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना जा रहा है कि इसमें हाउ वी क्लासिफाइड यूनानी वाले। तो उसमें क्या किया हमने, मैंने बताया कि 4 अनासिर को तो हमने क्लासिफाई किया, 4 मिजाज को हमने क्लासिफाई किया, 4 अखलाक को हमने क्लासिफाई किया, बस इतने क्लासिफाई करके हमने रख दिया। वरना हम इस चीज को हर चीज को हमने दुनिया की हर चीज को क्लासिफाई करना चाहिए, ताकि फंडामेंटल प्रिंसिपल हमको दे दिया। हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स ने हमको एक टूल दे दिया, भाई ये टूल तुम पकड़ो, यस ये टूल तुम पकड़ो, इस टूल के हिसाब से तुमको चलाना है। जैसे भी 4 अनासिर का टूल हमको तो मिल गया, 4 अनासिर के बाद में जो टूल आएंगे
वो टूल हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। ओके, वो टूल बेसिक टूल है हमारे पास, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया उस टूल को। उस टूल को अप्लाई करने की जैसे जितने भी हमने जो पढ़े वो है फ्लायर, वाटर, प्लाज्मा, ये चीज को हमने पढ़ने की कोशिश की। तो इस टूल अगर समझे, यहां तक कि अपने अगर अनासिर का भी अगर अच्छे जरिए से उसकी जो कैफियत और उसकी जो ये सीख लिया हमने, तो हम हर चीज को डाल सकते हैं। एक छोटा सा मिसाल के तौर पर आप लोग को थोड़ा सा ये चीज को मैं शेयर करना चाह रही है कि ऐसा नहीं कि हम हर चीज को, दुनिया के हर चीज को भी एक इतनी नटशेल में आपके ऊपर क्लासिफाई नहीं कर सकते, बट यू हैव सम लिटिल बिट ऑफ आइडिया। जो हम लोग आजकल जो रोजमर्रा जो हम लोग इस्तेमाल करते, जो जो क्या बोलते हैं, जो घर पे जो इस्तेमाल करते हैं, जो गैजेट्स हो या जो अपनी सहूलियत के लिए जो फ्रिज, टीवी, ये सब इस्तेमाल करते, कभी सोचे कि इसके पीछे भी एक कैफियत होना चाहिए ना। अगर यूनानी वाले कह रहे हैं कि जो ग्रीक फिलोसोफर कह रहे दुनिया की हर चीज का होना ना होना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कैफियत थी। फ्रिज को उठा के देखो, कई के लिए इस्तेमाल करते, सर्द खुश्क कैफियत, ताकि कोई चीज उसके अंदर सड़ न जाए। एक महीना, एक साल, 2 साल भी उसके अंदर गोश्त ला के रखो, सड़ने के अमल नहीं होते उसके अंदर, क्योंकि वो सर्द खुश्क, एक खुश्क माहौल क्रिएट करके रखी, एक गर्म खुश्क नहीं, सर्द खुश्क, ताकि कोई चीज उसके अंदर खराब ना हो जाए। जैसे कि हमने जो इस्तेमाल करते स्टोव, उसके अंदर आग का प्रिंसिपल है। वो मजीद अगर आग के अंदर आपने खुश्की क्रिएट किया तो उसको हम अवन कहते हैं। अवन के अंदर आग नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर खाना पकता है, लेकिन आग दिखता नहीं, मजीद खुश्की करी की है उसने। अभी फ्यूचर में अगर समझो गामा रेस का कोई स्टोव बन रहा है, तो और उसमें फास्ट 1 मिनट में आपको खाना पीना सब बना सकते हैं। वो भी उसके पीछे भी एक कैफियत है। प्रेशर कुकर है, जिसके अंदर रुतूबत को बंद करके रखे ताकि सड़ने की अमल जल्दी हो जाए, ताकि बाहर से जब आप खाना पकते हैं तो 1 घंटे में या आधा घंटे में खाना पकता है। अगर चीज कुकर में डाल दिया तो 10 मिनट में खाना पक जाते। अगेन दैट ऑल्सो है ग्रीक फिलोसफी, जिसको हम रुतूबत और हरारत मेंटेन किया, हरारत को एक मेंटेन रख के साथ में रुतूबत को पैक कर दिया ताकि खाना जल्दी पके। जितने भी चीज को उठा के देखो, हर जगह पे आपको एक 4 फिलोसफी या अपनी जो 4 नजरिया आपको मिल सकते इसके अंदर। दूसरी एक चीज आप देखते होंगे जिसके अंदर 4 टाइप ऑफ अप्लायंस, उसके बाद में मैंने बताया कि प्रेशर कुकर है, गैस स्टोव, ये सब जितने भी आप गौर फिक्र करके देखो, आपको ये मिलेंगे कि उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। दूसरी एक चीज हमने तो इतना पढ़ के रखी, मिजाज के ताल्लुक से हमने ये तो पढ़ा है, लेकिन मिजाज के साथ में हमने ये नहीं पढ़ा है कि मिजाज और टाइम कि बोलते हैं हमारे पास अभी वक्त नहीं है, वक्त है, वक्त। तो कभी ये सोचे कि वक्त का भी कोई मिजाज है? यस, वक्त का मिजाज है, मौसम का मिजाज हमने पढ़ के रखे, दिन का मिजाज, रात का मिजाज पढ़ के, वक्त का मिजाज है, सदियों का मिजाज है। 4 सदी हमने जो पढ़े, त्रेता युगा, कली युगा, सत्य युग, ऐसे 4 युग, जिसको हम युगांतर कहते, जिसको 12,000 साल बताते कुछ लोग। सदियों का भी एक मिजाज है, सदियों का मिजाज, एरा का भी मिजाज है। पहले सौदावी एरा था, फिर दम्भी एरा, फिर थोड़ा सा उसके अंदर एक रुतूबत यानी कि एक इंटेलेक्चुअल एरा आ गया, फिर थोड़ा हवायत यानी कि इसके अंदर एक दम्भी एरा आ गया। अभी हम जो है जिस एरा में, वो सफरा का या प्लाज्मा का या मोस्ट एडवांस्ड एनर्जी लेवल का एक दौर में गुजर रहे हैं हम लोग। वो भी एक एरा है, हम लोग जिस एरा में, ये सफरावी एरा में, आप उठा के देखो हर जगह में आपकी सफरा का गलबा दिखेंगे। टेक्नोलॉजी से लेके, इंसान की सोच से लेके, हर जगह पे सफरा की छेड़छाड़ी, सफरा की नखश व खदश की हिद्दत से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आज समझ में आएंगे कि सफरा की दौर कितने हद तक। 4 मौसम तो हमने पढ़ा, मौसम हरीफ, मौसम शीता, सैफ, मौसम गर्मी के, मौसम के 4 मौसम हमने पढ़े। फिर हमने एक दिन पढ़े 24 घंटे, 24 घंटे में भी 2 मिजाज में कन्वर्ट किया, दिन एक मिजाज, रात में एक मिजाज। फिर उसने हमने 4 पैर कन्वर्ट किया, हर 6 घंटे का एक पैर होता है, हर 6 घंटे का एक मिजाज है। 9 to 3 एक मिजाज है, 3 AM to 9 PM एक मिजाज है, एक बलगमी मिजाज, एक दम्भी मिजाज है। हर बीमारी हर दौर में बढ़ता है, हर मौसम में जैसी बीमारी बढ़ता है, हर दिन में भी आपको समझ में आ रहा है कि फलाने रात में 12 बजे आपका अस्थमा बढ़ रहा है, सो दैट इज अ बलगमी दौर है, तो आपकी प्रॉब्लम बलगमी है। अगर आपकी माइग्रेन या आपकी प्रॉब्लम अगर दोपहर में 9 बजे, सॉरी दिन में 10-11 बजे बढ़ रहे सफरा के दौर में, सो दैट प्रॉब्लम में भी लाइक आप लोग उसको लेबल करेंगे, इट इज माइग्रेन, इट इज क्रॉनिक हेडेक, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन कैफियत के हिसाब से देखेंगे, गर्मी के टाइम पे आपको अगर सर दुख रहे,
the problem, the issues may be due to safra. So हमने अगर उस कैफियत के हिसाब से सोचें तो अगर इवनिंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इट्स मे बी ड्यू टू सौदा, हमने क्लासिफाई नहीं किया। तो 6 जो एक पैर को अपनी मिजाज के हिसाब से क्लासिफाई करो। कभी कभी सिर्फ मरीज कॉल करके बताते डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ फलाना टाइम पे प्रॉब्लम होते, तो आपके डायग्नोसिस हो गया, आपने माहियत मर्ज को निकाला, आपने उसूल इलाज भी बांध डाले, बाकी कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो इश्यूज जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, वो फर्दर जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे इसके अंदर जो क्वालिटी एज पर द क्वालिटी के हिसाब से आप देखेंगे। जैसे मिजाज के इतिबार से हमने तो मिजाज तो पढ़े, ये तो हमने बेसिक फंडामेंटल में पढ़े, दमी बलगमी सफरावी मिजाज पढ़े। हमने कुछ लोग ये कोशिश भी है कि सफरावी इंसान का मिजाज सफरावी आग के मिजाज जैसे रहेंगे, बलगमी का मिजाज बेसिकली वो बलगमी पानी के जैसे होंगे, जो सौदावी रहते सौदावी के जैसे सॉलिड टाइप के एकदम स्टबर्न मिजाज रहेंगे, जो मिजाज जो दम्बी है उसको वो हिसाब से उसकी क्वालिटी रहेंगी। वो हिसाब से हमने थोड़ा बहुत हकीम लोग ये कोशिश किए कि मिजाज को जानने के हिसाब से कम अखलाक को उसको उस चीज से उसको कोशिश किया कि उसको क्या रहेंगे उसके इंसान की क्वालिटी उस मिजाज के एतबार से। तो जैसे फौर अखलाक वो तो हमने पढ़ा है अखलाक के बारे में, जैसे खिलते सफरा है, खिलते दम है, खिलते बलगम, ये तो हमने पढ़ के रखे, लेकिन हमने सफरा दम बलगम के नाम से इसको जानते, लेकिन खिल्त रखना चाहिए। खिलते सफरा बोले तो सिर्फ सफरा नहीं, खिलते सफरा से मुराद खिलते सफरा उस कैफियत है वो हार याबिस, खिलते दम यो है हार दम और यानी कि हार रुतूबत की जाने वाले तमाम चीजों का क्वालिटी है वो। सिर्फ सफरा बोलेंगे तो बाइल हो गया, दम बोलेगा तो खून हो गया, बलगम बोलेगा तो जो हम फलगम जिसको कहते हैं, सौदा बोलेगा तो ब्लैक, ये नहीं एक्चुअली। जब हम उसकी जो फिजियोलॉजिकल बात करें तो हमेशा वर्ड इस्तेमाल किया करो, खिलते सफरा, खिलते दम, खिलते बलगम वगैरह। तो यहां हम देखेंगे जैसे एज ग्रुप है, एज ग्रुप को भी हमने क्लासिफाई किया यूनानी वाले। मॉडर्न में कोई एज ग्रुप नहीं, मॉडर्न में सिर्फ एक पेडियाट्रिक एज ग्रुप है और थोड़ा मिडिल एज बाद में बोलेंगे एक जेरियाट्रिक ग्रुप। यूनानी अपने सिस्टम के जरिए अपने कैफियत के जरिए 4 ग्रुप को शिन्न नमू, शिन्न शबाब, शिन्न शेखुकतन, शिन्न कहूलत क्यों क्लासिफाई किया, ताकि हर एज की बीमारी की माहियत को जाने, उस हिसाब से उसको इलाज करने की कोशिश करें। जैसे कि पेडियाट्रिक का इशू से रुतूबी रहेंगे, इन्फेक्शियस रहेंगे, या जेरियाट्रिक की इशू है इन्फेक्शियस नहीं रहेंगे, तोड़ फोड़ टूटने की खुश्की की प्रॉब्लम होंगे। जो प्रॉब्लम जेरियाट्रिक में होता है वो पेडियाट्रिक में नहीं होता है। बच्चे को नींद आते बराबर जो सोते रहते, उल्टा है शेखुखत में जेरियाट्रिक में नींद नहीं आते, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की शिकायत, निसियान, अल्शेमर्स, ये सब बीमारी बच्चे को नहीं होते। ये क्यों होते हैं, ये जानने की कोशिश किया हमारे फिलोसोफर्स ने, ग्रीक फिलोसोफर। इज देयर एनी कॉमन कॉज? इवन दो 4 ग्रुप में 4 चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन 4 चेंजेस अपने हिसाब से 4 ग्रुप के हिसाब से चेंजेस होने के बावजूद भी इस 4 ग्रुप में कॉमन फैक्टर काम कर रहे हैं। व्हाट इज दैट कॉमन फैक्टर? दैट कॉमन फैक्टर इज लाइक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैफियत या वाइब्रेशंस। ओके, इस एज ग्रुप के हिसाब से हमको अगर ट्रीट करना है तो आपको पेडियाट्रिशियन बन सकते, आपको जेरियाट्रिशियन बन सकते, आप शिन्ने शबाब के माहिर बन सकते, until and unless you know that what that group correspond to you, let वो किस ग्रुप से correspond करते हैं, what that groups attribute to what type of quality है, what type of कैफियत उससे attribute करता है। okay, so these are all the gist and the metabolic changes, वो भी हमने कोशिश किया, या हमने कोशिश नहीं किया लेकिन फिलोसोफर्स जो थे ग्रीक फिलोसोफर्स, उसने कुव्वत के जरिए मेटाबॉलिज्म को भी ट्राई किया कि उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए। हमने मेटाबॉलिज्म को पढ़ा कि वो यानी कि कौन फसाद का मजमुआ, यानी कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। उसको अदना सा डेफिनेशन है, फाइल का मफूल के ऊपर असर करना, यानी कैफियत मादे के ऊपर असर करने की उस अमल को कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म। उसको हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, बस इतना फाइल का मफूल के ऊपर असर करना। कैसे करेंगे वो 4 तरीके से कर सकते, जैसे आजिमा है, जाजिबा है, मासिका है, दाफिया। एक मिसाल है कुव्वत का, कभी कभी कोई चीज को गला डालते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको रोक के रखता है, उसको फेंकता है। ये 4 कुव्वतें अपनी मेटाबॉलिज्म में काम करता है। यही काम अगर एक शादी या कोई फंक्शन कर रहे थे वहां भी ये 4 काम करता है। कुछ रिसेप्शनिस्ट को रखते हैं पब्लिक को जज्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए।
कुछ एंटरटेन करने के लिए नहीं कुव्वत है। आजिमा के तौर पे कुछ गाना कीना प्रोग्राम रखता है, या कुछ मासी का कुछ होल्ड करके रखने के लिए कुछ प्रोग्राम रखता है, और कुव्वत दाफिया उनको भेजने के भी कुछ इंतजाम करते हैं। अगर एक नुस्खा बना रहे, उसकी दवा बना रहे, उसमें भी 4 कुव्वतें हैं। उस नहीं कुव्वत, उस दवा के अंदर की दवा को हजम करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने काली मिर्ची डाल दिया, या उसके अंदर कोई जाजिब दवा डाल दिया, एब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए अगेन काली मिर्ची या कोई गरम मसाला डाल दिया। जब तक वो हजम नहीं होते तब तक उसको रोकने के लिए कुव्वत मासी का रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए इसी दवा इस्तेमाल किया। इतनी सारी दवा खाने के बाद अगर उसको कब्जियत बढ़ गया तो उसको कुव्वत दाफिया बढ़ाने के साथ, इसीलिए वैसे नुस्खा वजूद में आया। कभी पूछे कि नुस्खा वजूद में कैसे आया? अपने अपने मनमानी के हिसाब से जो जो हाथ में मिला वो डाल के उसके अफवाल खवास या नफा खास देख के दवा नहीं बनाया। उसके पीछे एक फिलॉसफी है, कुव्वत का फिलॉसफी, उसके अंदर एक कैफियत का फिलॉसफी है। बैलेंस्ड होना चाहिए आपके नुस्खा, वरना आप जितने भी सर्द खुश्क दवा डाल दिया, कोई इमसाक के लिए सिंगाड़ा है, इमली है, ये सब डाल डाल के दवा बना के दे दिया, मरीज आके बोलेंगे डॉक्टर साहब, हकीम साहब आपने दवा दिया, 4 दिन से मेरा पाखाना बंद हो गया, इतना इंतहाई किस्म का कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो यहां भी 4 कुव्वत काम करता है। आजकल हम लोग बहुत डरते हैं कि बुखार से, अभी बोलते कि टाइप्स ऑफ बुखार यूनान मॉडर्न के हिसाब से हमने बहुत क्लासिफाई किया, अलग अलग जानवर के नाम से, अलग अलग एटियोलॉजी के हिसाब से, वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर, पायरेक्सियन अननोन ओरिजिन, मलेरियल फीवर, टाइफाइड फीवर, कैलाजर, एन नंबर ऑफ फीवर्स आर देयर। यूनानी वहां भी ये नहीं कि यूनानी में वहां भी एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया एज द ग्रीक फिलोसोफर ने, कि जितने भी फीवर आन दो, वेदर इट इज अरात गरीब या जो भी हो, उसके पीछे भी कॉमन फैक्टर काम करे। व्हाट इज दैट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज दैट कॉमन कैफियत? तो इस हिसाब से यूनानी में भी बुखार को 4 में तकसीम किया गया, यानी कि इंटरमिट फीवर हो, और उसके साथ में जैसे फीवर के अकसाम में हमने क्या किया, कंटिन्यूस फीवर, ये कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर। ये अगर 4 फीवर को गौर करके देखो, हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हाई फीवर, कंटिन्यूस हाई फीवर, कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर, इंटरमिटेंट लो ग्रेड फीवर, यानी कि सफरावी फीवर स्ट्रॉन्ग फीवर लेंगी लेकिन वो इंटरमिटेंट रहेंगी, बेसलाइन में आएंगी, फिर ऊपर एकदम स्टेप लैडर फीवर बनेगी। दूसरा एक फीवर हाई है लेकिन वो कंटिन्यूस फीवर, जैसे टाइफाइड वगैरह में होता है। एक फीवर होते हैं लो, बलगमी बुखार, फीवर लो है, बलगमी है, ठंडा है लेकिन कंटिन्यूस है कि इसके अंदर रुतूबत है, दैट इज लाइक रोमैटिक फीवर के अंदर। एक होता है इंटरमिटेंट लो ग्रेड फीवर, वो कभी कभी दूसरी मतलब इन्फेक्शन के अंदर क्वाटरनरी फीवर के नाम से ये फीवर आते रहते। ये सब चीज हम लोग ने फाइंड आउट किया कि हम लोग कैसे फाइंड आउट किया, उसको हमने ऐसा फाइंड आउट किया 4 मिजाज के हिसाब से। अगेन 4 टाइप ऑफ पेन, तो पेन अगर पूछे 4 टाइप ऑफ पेन, हाउ डज इट कम 4 टाइप ऑफ पेन, पेन इज पेन? नो, यूनानी वाले उसको भी क्लासिफाई किया, उसको वेरी नाइसली उसको क्लासिफाई किया एज पर द कैफियत। शार्प शूटिंग पेन, लाइक गाउट का जो पेन होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस पेन, कोई वुंड जख्म हो गया जिसको हम जैसे दम्बी इंफ्लेमेटरी कहते हैं, और एक होता है डल कंटिन्यूस पेन, लाइक रोमैटिक पेन के अंदर एक लाइट कंटिन्यूस पेन होते हैं, और डल एंड इंटरमिटेंट पेन होते, कभी आया कभी गया, कभी कभी जैसे लेबर पेन जैसे पेन के अंदर। इसके अंदर भी आपको एक कैफियत, आपको एक एनर्जी फील कर सकते, उसके जरिए आप उस चीज को उसकी माहियत समझ सकते। अगर सपोज आपको मालूम पड़ा ये माहियत, इस फीवर का माहियत सफरावी है, नाम नहीं रखे गाउट, तो आपने क्या किया, ठंडा दवा दिया, सिर्फ मशरूब आमले लिख के दिया, माजिन देबीदिल वर्द दिया, उसकी गाउट भी चले गए, उसका दर्द भी चले गया। आपको ये नहीं मालूम, आपने छोटे दर्द, जोड़ों का दर्द, नकरस बोल के आपने अब्बे सुरंजान अब्बे जरा की गर्म दवा दिया, मरीज का पेन बढ़ गया, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम था माहियत मर्ज, आपने सिर्फ दर्द को एनाल्जेसिक के तौर पे कंपाउंड्री, यानी कि एक आपने एक डिस्पेंसिंग करके दिया उसको दवा का, आपने हिकमत नहीं किया। तो यहाँ इसकी अहमियत इसलिए होती है इसके अंदर। दूसरी चीज आप देखते होंगे इसके अंदर पल्स का भी अकसाम देखो, पल्स से हमने तो बहुत सारे पल्स पढ़े, वो पल्स पढ़ने के बाद में हमारा प्रॉब्लम है कि हम जितना पल्स पढ़े सब कंफ्यूजन हो गया, तो बोलते यार इतना अच्छा तो हमने पल्स नहीं पढ़ा, तो वो अच्छा था, क्योंकि वो हमने 4 पल्स के हिसाब से अगर पढ़ा होता तो हम अभी भी कंफ्यूज नहीं होते। हमने अजनास से अशरा के साथ में नफ्स की जो अजनास पढ़े थे, उस इतनी सारी 99 नफ्स पढ़े, सब कंफ्यूज हो गए।
मॉडर्न में भी बहुत सारे पल्स है, पल्सेस बाइसिफरेंस, पल्सेस अल्ट्रेंस बोल के बहुत सारे पल्स हमने पढ़े, लेकिन क्लिनिकली आपको डिक्टेट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है सफरावी, दम्मी और सौदावी पल्स। वो इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सफरावी पल्स कौन सी है, दम्मी पल्स कौन सी है, बलगमी पल्स कौन सी है, उस हिसाब से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड उस लिहाज से हम लोग इंसान की जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो कौन सी किस्म की सैंग्यून है क्या, कॉलरिक है क्या, मेलंकोलिक है क्या, वो पर्सनालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ताकि आदमी गुस्सा वाला है क्या, वो आदमी बहुत जोवियल एंड जॉली फेलो है क्या, वो आदमी थोड़ा सा स्टबर्न एंड मेलंकोलिक इन सौदावी है क्या, या वो आदमी थोड़ा साइकिक इन नेचर या थोड़ा थॉटफुल, थोड़ा सा हमेशा थॉट में रहने वाली मिजाज की पर्सन है क्या। ये भी हम लोग ने पर्सनालिटी को भी हमने अडॉप्ट किया। हम उसकी हरकत देख के, उसकी तौर तरीके देख के, उसकी बिहेवियर देख के वो भी हम क्या कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के इंसान है वो देख सकते हैं। ओके। दूसरी चीज, जैसे अभी हम प्रोफेशनल ढूंढते हैं कि अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से भी एक माहियत होना चाहिए। एक आदमी फोटोग्राफर है, एक आदमी डायरेक्टर है, एक आदमी आर्टिस्ट है, एक आदमी कुक है, एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी टीचर है। ये जरूरी है कि हर आदमी हर फील्ड में सक्सेस होता है कि नहीं होता है। अच्छे अच्छे वकील कभी सक्सेस नहीं होते, अच्छे अच्छे इंजीनियर कभी सक्सेस नहीं होते, वो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग कभी कुछ बनते नहीं, वो फिलोसोफर बन जाते हैं। कुछ पढ़ा नहीं लेकिन इज अ गुड आर्टिस्ट, इज अ गुड वीडियोग्राफर, इज अ गुड आर्टिस्ट, क्यों कम बने? उसकी एक क्वालिटी है, इनबॉर्न क्वालिटी, वो उस चीज को लेके जाते, उसकी उसकी डिग्री नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ए सैंग्यून पर्सन, सो मैं एक मैनेजरल पोस्ट को संभाल सकते, मैं आदमी को, सब आदमी को मेंटेन कर सकते, सबको मैं हैंडल कर सकते। इफ आई एम ए बिलियरी पर्सन, सफरावी पर्सन, आई कैन हैंडल पर्सन्स लाइक, मैं हमेशा गुस्सा करते रहेंगे, डांटते रहेंगे। आई कैन लीड एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिशियन, या एज ए लाइक एक आदमी वो लीड कर सकते हैं। सपोज इफ आई एम ए मेलंकोलिक पर्सन, लाइक एक सौदावी पर्सन है, तो आई एम वेल डिफाइंड पर्सन। ऐसे लोग एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं, उसकी विजन अच्छा रहते हैं, उसकी हर चीज को इवेल्युएट करने के तरीका बेस्ट रहता है। वो ही मस्ट बी लाइक, ही कैन बी ए गुड शेफ बन सकते हो, बेहतरीन शेफ बन सकते हैं। इसलिए अक्सर देखते हैं जितने भी आर्टिस्ट हो, जितने अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हो, हमेशा लेजी रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लेजीनेस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो सौदावी लोग रहते हैं ना, जो करते हैं दैट विल बी द मास्टरपीस, लेकिन उन लोग करता नहीं, दे आर वेरी लेजी, क्योंकि दे आर वेल डिफाइंड। उन लोग जो काम करते हैं उसमें वेल डिफाइंड रहते हैं। तो जब हमारे बच्चे को कई जगह पे हम बेच रहे हैं, या अभी बच्चे को कोई चीज पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या कोई चीज को हम पढ़ा रहे, सिखा रहे, तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे बच्चे के मिजाज क्या है। माई बच्चा बलगमी है, ही कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च, ही कैन बी ए गुड टीचर, ही कैन डू अ लॉट ऑफ राइटिंग एंड रिसर्च वर्क, उसमें डाल दो उसमें। तो ये हमको कैसे मालूम पड़ा कि ये कॉमन एक फैक्टर है ग्रीक फिलोसफी के अंदर, इसको पुश करने वाली, इसको पुल करने वाली, इसको ड्राइव करने वाली एक कॉमन एक कैफियत इसकी बॉडी में इन बिल्ट डिफॉल्ट, वो चीज को ढूंढना जरूरी है। ताकि आपने एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, आपके इसमें क्या नाम उसका, आपके रिसेप्शन में आपने एक बिलियरी आदमी को रख के, तो आपकी बिजनेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो टेलीफोन उठाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे कौन है, क्या है, ये बोल के रख डालेंगे। आपकी जो अकाउंटेंट है, ही मस्ट बी वेरी लॉयल एंड पंक्चुअल होना चाहिए। वो ज्यादा आदमी से बात करते करते अपना टाइम पास नहीं होना चाहिए। किसको कहाँ रखना है, किसको क्या काम देना है, ये हम बता सकते हैं जो आदमी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी पूरी हार्ड डिस्क से लेके, उसकी सॉफ्टवेयर से लेके, हाउ डज इट वर्क हम जानता है। लेकिन दुनिया जानता है कि ये रैंक होल्डर है, ये एमबीए है, ये इतने इतने सर्टिफिकेट, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आईक्यू का कोई अहमियत ही नहीं आजकल। ईक्यू का अहमियत है, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस से ज्यादा इमोशनल क्वेश्चंस, हाउ यू रेस्पॉन्ड, तुम कैसे रेस्पॉन्ड करते डे टू डे लाइफ में, टाइम टू टाइम तुम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्या है, तुम्हारी अवेयरनेस क्या है, तुम्हारी चित्त क्या है, तुम्हारी बोध यानी तुम्हारा बोधम क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट योर आईक्यू। नॉट आईक्यू की जरूरत ही नहीं, आईक्यू आप खरीदने को मिलेंगे आज। आज दुनिया में आप आईक्यू देंगे, आपको कोई भी चीज चाहिए तो गूगल सप्लाई करेंगे। जो गूगल बाबा है वो ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग, आपको आईक्यू की जरूरत नहीं। यू मस्ट बी लाइक ए गुड ईक्यू, एक इमोशनल क्वेश्चन रहना चाहिए, डू द थिंग इन द प्रॉपर वे एंड यूज योर इनबॉर्न जो क्वालिटी है, दैट क्वालिटी यू हैव टू यूज इन दैट।
ओके उस हिसाब से प्रोफेशन को ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगी या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, यूनानी डॉक्टर बन गया, मैं इसको एलोपैथी डॉक्टर बनाएंगे, ये जरूरी चीज नहीं है। दैट्स एन अटर फ्लॉप है दुनिया में। ये इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। आप लोग देखेंगे पिक्चर थ्री इडियट्स में, उसमें थ्री इडियट्स में एक तो बनना चाह रहा था फोटोग्राफर, उसको इंजीनियरिंग में भेज दिए थे। तो उस पिक्चर का मेन मैसेज ही वही था, जिस इंसान के अंदर जिस टेस्ट है उसके अंदर जाए, ये नहीं कि अपने बच्चे को अपने हिसाब से रन मत कीजिए। ओके देन ये एक छोटा सा एक नमूना आप लोग के सामने मैंने पेश किया कि ये चीज अगर हमने ऐसा जिंदगी के हर मसला हर मोड के ऊपर अगर यूनानी को एट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, यूनानी को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको इतना मजा आएंगे। आपको आपकी बिजनेस से लेके आपकी कमरे का कलर क्या होना चाहिए, आपकी बिजनेस के हिसाब से आपके रूम का कमरा, आपकी कर्टन क्या होना चाहिए, आपके कस्टमर के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपकी थॉट के हिसाब से क्या होना चाहिए, आप क्या सर्विस दे रहे, उस सर्विस के हिसाब से आपके कमरे में क्या कलर होना चाहिए, उसकी शेप क्या होना चाहिए, उसकी क्या होना चाहिए, ये सब हम बता सकते हैं एज ए कंसल्टेंट, नो एज ए डॉक्टर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अभी, सिर्फ मरीज का इलाज करते, तकलीफ का इलाज करते। जब हम अपने बेस सीख लिया तो दुनिया के हर आदमी को बता सकते पापा दिस शर्ट इज नॉट सूट फॉर यू, this color is not suit for you, this music is not good for you, this food is not good for you. You sit in that position, in the north position. अगर तुम ईस्ट में बैठेंगे, तुम उठ के बैठते जाते रहेंगे, तुमको कंसंट्रेशन नहीं भी मिलेंगे, नहीं तुम तुम्हारा काम खत्म नहीं करेंगे, तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहेंगे। तुम्हारी रुख किस तरफ होना चाहिए, तुम्हारा कपड़ा किस तरफ होना चाहिए, तुम कहां से शुरू करना चाहिए, ये सब चीज एक हिकमत से एक हकीम दे सकते, एक तबीब नहीं दे सकते। This sort of topic, this sort of interconnection, this sort of attribution that we are going to introduce in our next lecture series. हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग हर एस्पेक्ट सिखाएंगे। इफ यू वांट टू बिकम ए वास्तु कंसल्टेंट, इफ यू वांट टू बिकम ए एस्ट्रोफिजिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम ए हर्बलिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम ए लाइक इस ऐसे जो जितने भी साइंस है, जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, हिडन साइंस कहते हैं या अनसीन साइंस कहते हैं, उसको दुनिया के सामने एक साइंटिफिक वे में ये हर्मस हर्बल लेक्चर सीरीज जो अकेडमी है जो कंडक्ट कर रहे हैं, वो आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग को अपनी नॉलेज को, हमारी बेस को अगर परफेक्ट कर दिया गया, इफ वी नो द बेस, ये जो लॉगरिथम हमने सीख लिया, जो बेसिक लॉगरिथम क्या है, तो दुनिया की हर चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन यू कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग what it is going to happen. This is not like a miracle या ऐसा कोई hypothesis या myth नहीं, this is science. What science? Greek science. What science? It's a Greek natural science. How does it react? How does it act? ये है हमारी इस लेक्चर सीरीज का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट, टू एनरिच योर नॉलेज, टू रीडिफाइन योर बेसिक नॉलेज, टू री इन्वेंट योर सेल्फ, एंड अपने आप को, अपनी जो रुतबा है, हमारा जो पोजिशन है, वो हम और निखारे और हमारी फंडामेंटल बेस को और वापस जाके हमारी पावर को बढ़ा दिया जाए। ये थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज द लास्ट, आई थिंक दिस इज आवर फ्री लेक्चर सीरीज। इसके अंदर अभी हम लोग वापस हम लोग कोशिश करेंगे कि एक इसका एक रिविजन, एक वन मोर फ्री रिविजन, जो जिसको सुबह अटेंड नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू do one more session same, like it will be like evening हो सकते हैं, evening 7 or 8 o'clock. Then after that after that lecture series we are starting a systematic manner में, ऐसा नहीं कि जिसको बिल्कुल बेस नहीं मालूम, उसको बेस से लेके हम लोग ये जहां तक हमने जो डिस्कस किया, वो हर चीज को हम लोग को सिखाएंगे इन सिस्टमैटिक मैनर। ओके, थैंक यू वेरी मच। 1 second.